Good morning, good morning, good morning, all of you. Good morning, Himanshi. Good morning, Abhishek Anand, Nidhi, Saurabh Suman, Ishan, Vipin Kumar. Good morning. आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सही सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ाई चालू करें। आवाज क्लियर है? स्लाइड दिखाई दे रही है? ब्लैंक स्लाइड है, सिर्फ ऑफिस लिखा हुआ है ऊपर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। ऑल क्रिस्टल क्लियर। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सही 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 सही। तो ऑप्टिक्स की पढ़ाई चालू करें। अगर हम पेपर की बात करें तो ऑप्टिक्स से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, रे ऑप्टिक्स प्लस वे ऑप्टिक्स मिलाकर। और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है और अगर हम लापरवाही नहीं करें तो मेरे से सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स हम सभी जानते हैं कि 2 मोटे पार्ट हैं। एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। अगर मैं रे ऑप्टिक्स के फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो पहला पार्ट आता है रिफ्लेक्शन, जिसमें हम मेजर मिरर की बात करते हैं। दूसरा पार्ट आता है रिफ्रैक्शन, जिसमें स्नेल्स लॉ, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, TIR, इसकी बात करते हैं। और इसी का सब पार्ट लेंस होता है, जिसको हम अलग बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन लेंस से बहुत पूछे गए हैं। और चौथा पार्ट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई डिफेक्ट। अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स से लास्ट 15 इयर्स का, अगर आप एक रफ चार्ट बनाओ, PYQ देखकर टैगिंग करो, तो आपको मिलेगा कि मिरर से अभी तक पिछले 15 साल में केवल 3 क्वेश्चन आए, केवल 3 क्वेश्चन आए। और साधारणतः हम मिरर पहले पढ़ते हैं, 4-5 दिन मिरर चलेगा, वही क्वेश्चन 10th क्लास वाली, 12th क्लास वाली, लास्ट ईयर वाली, 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/m, फिर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर इमेज का साइज। 3 से 4 दिन हमारे इसी में तैयारी में चले जाते हैं। और हमें परेशानी कहाँ आती है? सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ हम फंसते हैं और सबसे अंत में पढ़ाया जाता है ये, तो फटाफट खत्म भी हो जाता है, हमें समय भी नहीं मिल पाता। तो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पहले पढ़ेंगे, जो सबसे कठिन, जो जिसमें हमें डर बैठा हुआ है। क्योंकि आप मिरर पढ़ोगे 4-5 दिन, स्नेल्स लॉ पढ़ोगे, ग्लास लॉ पढ़ोगे, तो सर मुझे काफी आता है, काफी मुझे समझ में आ रखा है क्योंकि 10th क्लास से हमने देखा हुआ है। डर है लेंस में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो सबसे अंत में होता है, फिर टॉपिक ही खत्म हो जाता है, प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता, हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पहले पढ़ेंगे 3 दिन में, लेंस पहले 3 दिन में, तो पहले 6 दिन में आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अगले 12-15 दिन जब रे ऑप्टिक्स बची हुई चलेगी, वे ऑप्टिक्स चलेगी, तो आपके पास समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, जिसमें आप अच्छे से बार बार इसके क्वेश्चन बना सकते हो। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करिए, स्ट्रेटजी बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करिए कि भाई जहां डर लगता है उसको सबसे अंत में क्या पढ़ाना। क्योंकि बेसिक 12th क्लास वाला बच्चा होता है, एनसीसी वाला, तो उसका तो चलो सिस्टम है कि हाँ भाई एनसीईआरटी में पहले ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है। आपने मोटा मोटा तो एक बार पढ़ ही रखा है, आपको बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही है, और आपको ये भी पता है कि हाँ यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सर थोड़ा डर बैठा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिमाग में घुसता नहीं है अच्छी तरीके से।
वहां फील नहीं आती। तो स्ट्रेटजी आप मेरी समझ गए, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड चेंज किया है। ठीक है मनीष प्रजापत, बढ़े। तो चलिए, तो मैं पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स हो गया था, थोड़ा सा मिरर हो गया था, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन हो गया था, थोड़ा सा ये हो गया था, स्फेरिकल मिरर हो गया था, मिरर हो गया था। वो सब ठीक है, वो हम सब जब मिरर पढ़ेंगे जब आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर वापस ही पढ़ा दूंगा फटाफट एक लेक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बता दीजिए क्या ये हो गया था क्या, तो इसे फिर मैं छोड़ दूं। ठीक है, ये तो नहीं हुआ था। चलिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। और रिफ्लेक्शन में भी जो कुछ हो गया आप चिंता नहीं करिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, पूरा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्लियर? चलो, हाँ बिल्कुल, हैंडआउट मिलेंगे। गूगल ड्राइव पर एक फोल्डर बना दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। रोज का रोज वहीं मैं अपलोड कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। वो लिंक आप अपने पास रखिए, वो लिंक रोज आप वहीं से उसको कॉपी करिएगा। डायरेक्ट मत खोलिएगा उसको, गूगल क्रोम में जाके खोलिएगा। उसके अंदर दो फोल्डर मिलेंगे आपको, एक इंग्लिश मीडियम का, एक हिंदी मीडियम का। तो आप इंग्लिश मीडियम से डाउनलोड कर लीजिएगा रोज का रोज। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का हैंडआउट का लिंक है गूगल ड्राइव का। स्क्रीनशॉट लेने की मनीष प्रजापत कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से पीडीएफ आएगी बढ़िया साफ सुथरी राइटिंग में, वहां से आप डाउनलोड करिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मनीष प्रजापत, स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लिंक को आप ओपन करेंगे, गूगल क्रोम में जाके ओपन करिएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ से ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होता, गूगल क्रोम में जाके इसको ओपन करिएगा। ओपन होगा, वहां आपको दो फोल्डर दिखेंगे, इंग्लिश और हिंदी। आपको इंग्लिश वाले में, अभी इस इंग्लिश वाले में ब्लैंक है क्योंकि अभी मैं अपलोड करूंगा। हिंदी वाला मैंने अपलोड कर दिया है क्योंकि उनकी क्लास हो चुकी थी। क्लियर है? बढ़े आगे। एक दो लोग ओपन करके देख लीजिए, ओपन हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि परमानंद कह रहे हैं कि ओपन नहीं हो रहा। परमानंद डायरेक्ट ओपन मत करना बेटा। हो रहा है, मेहुल शर्मा कह रहे हैं हो रहा है, दृष्टि यस सर हो गया सर, हो रहा है, हो गया ओपन। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये लिंक अब हमेशा अपने पास रखिएगा, आपको कहीं हैंडआउट पीडीएफ स्क्रीनशॉट कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली इस पर अपलोड हो जाएंगे, वो आपके पास रहेंगे नीट एग्जाम तक। लिंक आपके पास नीट एग्जाम तक एक्टिवेट रहेगा। आराम से यहाँ से आप कॉपी करिए, लेक्चर वाइज पढ़िए, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मॉड्यूल रेस अच्छे से करनी है, ऑप्टिक्स का डर हटाना है, और अच्छे से 5 सवाल नीट 2021 में सही करके आने हैं। चलिए चालू करेंगे भाई। क्लियर? डन है? चलो, तो सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी सबसे पहले बात करनी पड़ेगी आंख की, क्योंकि आप चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, फाइनली तो आपको आंख से ही देखना है। तो पहले मैं आपको आंख का बेसिक सिखाता हूँ कि आंख वास्तव में किस तरह से आंख की वर्किंग है, किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, चलिए आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, आज इंट्रोडक्शन है, सिंपल माइक्रोस्कोप तक भी पहुंच पाएंगे। 1 घंटे क्लास है, वैसे 1.5 घंटे क्लास होती है, 1 घंटे क्लास चल रही है। चलो, सबसे पहले आंख के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो बायो में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इतना तो मुझे ना तो मुझे आता है, ना अपन को फिजिक्स में इतनी आवश्यकता है। जितनी फिजिक्स में फील चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पीछे ये वाला हिस्सा जो होता है, ये कहलाता है रेटिना।
ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसे बोलते हैं आई लेंस। ये जो दूरी होती है लेंस और रेटिना के बीच में, लगभग लगभग इसकी फोकल लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ मसल्स होती हैं, इन्हें शायद सिलेरी मसल्स कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बहुत दूर, बहुत दूर फिजिक्स में बोला जाता है इनफाइनाइट, फार पॉइंट पर। आप मुझे बताइए, हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। लेंस का फोकस कहाँ है? रेटिना पे। वास्तव में जो रेटिना है, इसको हम सरल शब्द में बोले तो ये स्क्रीन है, तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी, हमें सबको पता है। अब मजे की बात देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा, मजे की बात है ऑब्जेक्ट पास आएगा, तो थ्योरेटिकली सोचें तो इसकी इमेज रेटिना के पीछे बननी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज पीछे की तरफ खिसकेगी, तो इमेज रेटिना के पीछे बननी चाहिए। रेटिना के पीछे बनेगी और तो हमें साफ दिखाई नहीं देगी, हमारा दिमाग उसको स्पष्ट नहीं पढ़ पाएगा। यहाँ भगवान की माया, यहाँ प्रकृति का, यहाँ नेचर का खेल बड़ा जबरदस्त होता है। यहाँ काम करती हैं अब सिलेरी मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं? मेहनत करती हैं, और मेहनत करके इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको चेंज कर देती हैं। और मजे की बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करने से इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? चेंज। और आश्चर्यजनक तरीके से फिर से इमेज कहाँ बनने लग जाती है? रेटिना पर। ये सब अब बात हम जानते हैं, एक बार रिव्यू कर लें। आप देखिए कितनी जबरदस्त नेचर की ये देन है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, आप देखिए कितनी खटाखट चेंज होता है। आप दूर की चीज भी देख पाते हैं, तुरंत आपने आंख नीचे करके अपनी कॉपी भी पढ़ ली, फिर दूर की चीज देख ली, फिर पास में पढ़ लिया। तो खटाखट सिलेरी मसल्स क्या मेहनत कर रही है, और इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर रही है? चेंज। आगे जाके आप पढ़ेंगे लेंस में, और ऐसे आपने 12th में पढ़ रखा हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। लेंस ने का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होती है, उससे फोकल लेंथ चेंज होती है। फोकल लेंथ इस प्रकार से एडजस्ट होती है बच्चों कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए? फाइनल इमेज कहाँ बन जाए? रेटिना पर बन जाए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना पर। फाइनल इमेज बन जाएगी रेटिना पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, मसल्स को पेन होना, कष्ट होना चालू हो जाता है। मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि ताकि फाइनल इमेज कहाँ बने? रेटिना पर। एक समय ऐसा आता है, उससे पास अगर आप ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, मसल्स हेल्पलेस हो जाती हैं, मसल हेल्पलेस हो जाती हैं कि अब मैं फाइनल इमेज रेटिना पर स्पष्ट नहीं बना सकती। अब फाइनल इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, अब आपको धुंधला दिखाई देगा, अब आपको धुंधला दिखाई देगा। और यही डिस्टेंस कहलाती है, यही डिस्टेंस कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इससे पास आप ले आओगे, इससे पास आप ले आओगे, तो फिर इमेज फाइनल रेटिना पे नहीं बनेगी, आपको ब्लड दिखाई देगा, फटा हुआ दिखाई देगा, आप शब्दों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और आप खुद देख सकते हैं, अगर आप बहुत नोट्स को बहुत पास ले आए, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास पे ले आए, फिर आप अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब फाइनल इमेज रेटिना पे नहीं बन रही,
सिलेरी मसल्स हेल्पलेस हो चुकी हैं, अब वो फाइनल इसकी इमेज को रेटिना पे नहीं बना पा रही। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये जो होता है इसे बोलते हैं नियर पॉइंट, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर पर, ये होता है फार पॉइंट। इसके बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, सिलेरी मसल्स अपने आप को एडजस्ट करेंगी और फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अगर हम बात करें तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम इस पूरे चैप्टर में डी से मेजर करेंगे। बताइए क्या ये क्लियर है क्या? ये बात ओके है, डन है क्या? आगे बढ़ें? यस है तो बता दीजिए। तो हमारा फार पॉइंट है इनफाइनाइट, नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। सिलेरी मसल्स आई की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है, इस तरह से चेंज होता है ताकि फाइनल इमेज रेटिना पे बने, स्पष्ट बने और हमारा दिमाग उसको सही सही पहचान पाए। अब समस्या ये आती है, इंस्ट्रूमेंट चालू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और है, विजुअल एंगल। इसको समझिए, विजुअल एंगल क्या होता है, इसको फील करिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक बात को, बहुत तरीके से समझिए, फील के साथ। इसमें कहीं भी रटना नहीं है। आपने अगर एक बार दिमाग में बात बैठा ली तो आपको इंस्ट्रूमेंट में ऐसा मजा आएगा कि अरे सर सारे सवाल हो गए, सारे सवाल सॉल्व हो गए। अब देखिए ये मेरी आंख है, एक बहुत ही छोटा बेसिक सा सवाल। आप एक पेन को देख रहे हैं, मार्कर पेन कोई भी चीज, आप जैसे जैसे उसको दूर ले जाएं, जैसे जैसे दूर ले जाएं, आप देखिए आप अपने छोटे भाई बहन को बोल दें कि पेन को दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, काफी दूर ले जाओ, आपको पेन छोटा छोटा और छोटा दिखने लगेगा। अब ये क्या नाटक है, पेन का साइज तो चेंज हो ही नहीं रहा, पर दिमाग उसको पढ़ रहा है कि वो बहुत छोटा है। आप दूर की चीज देखते हो बहुत छोटी दिखाई देती है, आप पेन को दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, पेन आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। ये क्या नाटक है? ऑब्जेक्ट के साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप अपनी जगह ही खड़े हैं, तो हो क्या रहा है? आप कह सकते हैं सर डिस्टेंस बढ़ रही है। अब डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये तो 7वीं 8वीं वाला बच्चा भी बता सकता है कि अब पेन ज्यादा दूर है तो छोटा दिखाई दे रहा है। पर पर बेसिक इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो आप बात को समझिएगा, तब फील आएगी कि किस तरह से पेन को दूर ले जाने पर वो आपको छोटा दिखाई देता है। क्लियर है क्या? मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए अब क्लियर है क्या? ठीक है। तो प्रश्न मेरा वही है कि जब पेन दूर जाता है, जब हम पेन को दूर से देखते हैं तो हमें पेन छोटा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अब उस बात को समझिएगा और फील करिएगा। इसके सारे पीछे खेल है बेटा विजुअल एंगल का। क्या होता है देखिए, जब पेन इस लोकेशन पर है तो पेन का टॉप और पेन का नीचे के एंड को आप आंख से मिला दो, ये एंगल कहलाता है
विजुअल एंगल, इसे बोलते हैं विजुअल एंगल। कुछ लोग बोलते हैं एंगुलर साइज, वो भी ठीक है। अब आप हुआ क्या वो आप देखते जाइए। अब मैं इस पेन को पास लाता हूं, मैंने पेन का साइज चेंज नहीं किया, देखिए आप पेन का साइज वही है, परंतु इस पेन के द्वारा आंख पे बनाया गया अब विजुअल एंगल और बढ़ गया, विजुअल एंगल बढ़ गया। और आप ध्यान से देखिए, अगर आप पेन को और पास ले आए साइज वही है, परंतु अब पेन के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल और बढ़ गया, और बढ़ गया। इसका मतलब जैसे जैसे विजुअल एंगल बढ़ रहा है, मेरी आंख का जो परसेप्शन है, मेरी आंख, मेरा दिमाग ऐसा सोच रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा। परंतु ऑब्जेक्ट का साइज आप देखिए मैटर ही नहीं करता, ऑब्जेक्ट का साइज तो वही है। सारा खेल किसका है? विजुअल एंगल का। अगर विजुअल एंगल बड़ा होगा, मेरा आंख का परसेप्शन ये कहेगा कि हाँ सर ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज बड़ी है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है? आप बेहतर शब्द बोल सकते हैं कि सर जब पेन दूर जा रहा है तो पेन के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल छोटा है, और मेरा दिमाग, ऐसा मेरी आंख, मेरा ब्रेन, आई इस बात को परसेप्ट करेंगी कि हाँ वास्तव में पेन छोटा है, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है तो कौन? विजुअल एंगल। आप मुझे बताइए सबसे बड़ा विजुअल एंगल कब होगा, मैक्सिमम विजुअल एंगल कब होगा? आप मुझे सोच के बताइए मैक्सिमम विजुअल एंगल कब हो सकता है? तुक्का मारिए। जब ऑब्जेक्ट पास में होगा या दूर होगा? सौरभ सुमन कह रहे हैं दूर होगा। बेटा दूर होगा तो विजुअल एंगल तो छोटा होगा। तीन डायग्राम से देखो ना, सबसे बड़ा विजुअल एंगल कब है? जब ऑब्जेक्ट पास में है। और बताइए पास में भी कितना पास? अरे सर 25 सेंटीमीटर से पास तो ला ही नहीं सकते। 25 सेंटीमीटर के पास लाएंगे तो इमेज ब्लड हो जाएगी, फट जाएगी, क्लियरिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? 25 सेंटीमीटर पर। बताइए क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है? सारा खेल विजुअल एंगल का है। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा, मेरा दिमाग उतनी ही बड़ी इमेज को परसेप्ट करेगा। अब आप बिल्कुल बेसिक बेसिक लैंग्वेज में समझिए। जैसे ये पेन है, अब इस पेन पे लिखा हुआ है WACOM। अब ऐसे देखने पर तो मुझे नहीं दिखा, तो आप पता है तुरंत क्या करते हैं? तुरंत अपने आप दिमाग क्या कहता है? पेन को पास लिया, पेन को पास लाके आप पढ़ लेते। आपने कितनी बारी देखा होगा, आपको कॉपी में दूर से शब्द साफ नहीं दिखाई दे रहा, आप थोड़ा कॉपी को पास ले आते। अभी चश्मा, आई डिफेक्ट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हम कुछ नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल बेसिक कि हाँ भाई जैसे रिमोट है, अब रिमोट पे जो नीचे छोटे छोटे अक्षर है वो आपको दूर से दिखाई दे रहे, आप थोड़ा पास में ले आते। तो ऐसा क्या हो जाता है? क्या रिमोट को पास में लाने पे इसके अक्षर बड़े हो गए क्या? नहीं। आप बताइए, रिमोट जब पास चला गया, जब रिमोट पास चला गया तो इसके द्वारा इन अक्षरों के द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बड़ा हो गया। आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बड़ा हो गया, मेरा दिमाग उसको बड़ा परसेप्ट करेगा और उसको पढ़ पाएगा। जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ेगा। मैं साफ देख सकता हूं कि हाँ सर फूल दिखाई दे रहा है, फिर उसके नीचे के अक्षर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है? अधिकतम से अधिकतम विजुअल एंगल तब होगा जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा
उस समय विजुअल एंगल सबसे अधिक होगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब खेल आता है, क्या करें, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हमें सुनाई नहीं देता तो हम कान की मशीन लगा लेते हैं, आंख से दिखाई देता हम चश्मा लगा लेते हैं, ये सब क्या है, एड है, AID, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हमें सहायता मिलती है। वही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, विजुअल एंगल को बढ़ाना। मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल और केवल विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं, और विजुअल एंगल के बढ़ने से मेरा आंख ये परसेप्ट करता है कि यस, अब मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपसे कोई पूछे अगले 3 लेक्चर में आप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ोगे, तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करते क्या हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करते क्या है, एक शब्द में आंसर दीजिए। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप क्या करेंगे, क्या करेंगे, विजुअल एंगल को बढ़ा देंगे, विजुअल एंगल को बढ़ा देंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहीं से फिर डिफाइंड होता है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, इसे बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। विदाउट आई, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, नेकेड आई जिसे बोलते हैं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम विजुअल एंगल कब देख पा रहे थे, जब वो 25 सेंटीमीटर पे था और उसे हमने अल्फा मान लिया। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, मुझे मच्छर की संरचना, मच्छर के स्ट्रक्चर की पढ़ाई करनी थी, तो पहला मैं सोचा मेरा पैसा खर्च नहीं हो, आप मच्छर को एकदम पास में लाके देखेंगे, उसकी मुझे संरचना, मुझे उसका स्ट्रक्चर की पढ़ाई करनी है। पर ये क्या, 25 सेंटीमीटर पे लाने के बाद भी मैं उसको साफ साफ नहीं देख पा रहा। अच्छा, अब मुझे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये इंस्ट्रूमेंट करेंगे क्या, ये इंस्ट्रूमेंट विजुअल एंगल बढ़ाएंगे, मच्छर के द्वारा मेरी आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ेगा, मुझे मच्छर बड़ा दिखाई देगा, मैं उसकी संरचना, मैं उसके स्ट्रक्चर को आसानी से पढ़ देख पाऊंगा। इसका मतलब विदाउट इंस्ट्रूमेंट तो अल्फा था, पर विथ इंस्ट्रूमेंट अब जो इमेज, फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है, जो विजुअल एंगल बना रही है, वो है बीटा। तो बताइए मैग्नीफाइंग पावर बच्चों क्या होगा, बीटा बाय अल्फा। सोच के देखिए, कोई भी एफिशिएंसी आप ऐसे ही तो निकालते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखा, आपको हाइट ऑफ इमेज क्या मिली, आप पहले विदाउट इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे अल्फा, विदाउट इंस्ट्रूमेंट था आपके पास अल्फा, विदाउट इंस्ट्रूमेंट अल्फा था, अधिकतम से अधिकतम आपने प्रयास कर लिए, मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़े, मेरा काम चल जाए, अधिकतम अल्फा था, पर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके अब बीटा हो गया, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, दैट इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। जैसे मैं एग्जांपल से बात करता हूं, आप समझिएगा, मैं नेकेड आई से छत पे खड़े होकर जब मून को देख रहा था, तो मून मेरी आंख पर एंगल बना रहा था आधा डिग्री, परंतु जब मैंने उसको टेलीस्कोप से देखा, तो वही मून अब मेरी आंख पर एंगल बना रहा है 20 डिग्री। तो बताइए अल्फा कौन है और बीटा कौन है, आराम से बताइए, फील करिए। नेकेड आई से छत पे खड़े होकर मून को देख रहा हूं, तो अब मून जो एंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है नेकेड आई से विदाउट इंस्ट्रूमेंट, वो कहलाता है अल्फा, वो कहलाता है अल्फा। और टेलीस्कोप का उपयोग करके जो बन रहा है वो है बीटा। तो कोई आपसे पूछे एम बताइए, तो 20 बटा आधा, आप कहेंगे 40 गुना बड़ा दिखाएगा वो टेलीस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 40 है, कुछ लोग इसको बोल देते हैं 40x, 40x का मतलब 40 टाइम्स, 40 टाइम्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, बड़ा करके दिखाएगा।
क्या बेसिक फील आ रही है? अभी तक हमने इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आंख किस तरह से काम करती थी, नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या होता था, 25 सेंटीमीटर से पास आने पर कोई फायदा नहीं है, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। फिर हमने एक जनरल बात करी कि भाई पेन को दूर ले जाने पर पेन हमें छोटा क्यों दिखाई देता है, वहां से हमें विजुअल एंगल की फील आई, वहां से हमने देखा जितना पास होगा उतना विजुअल एंगल ज्यादा होगा, तो पर मैं कितना पास ला सकता हूँ वो भी मेरी एक आंख की लिमिटेशन है। मैं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर ला सकता था, तो वो मैक्सिमम विजुअल एंगल था विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। अधिकतम से अधिकतम मैं अल्फा देख सकता था, पर उस अल्फा से भी मुझे फायदा नहीं हो रहा, मैं चीजों को नहीं पढ़ पा रहा, समझ पा रहा। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदने की कोशिश करी कि जिस प्रकार हम कान की मशीन खरीदते हैं, जिस प्रकार हम चश्मा खरीदते हैं, उसी प्रकार हमने टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बारे में विचार किया। फिर वो पूछा जाता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप काम क्या करेगा, तो आप एक प्रश्न में जवाब दे सकते हैं आशीष सर, वो विजुअल एंगल को बढ़ाएगा, क्योंकि विजुअल एंगल बड़ा होगा तो मेरी आंख का परसेप्शन कहेगा हाँ मुझे अब बड़ा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट के साइज से मुझे लेना देना नहीं है, इमेज के साइज से मुझे लेना देना नहीं है, सारा खेल है विजुअल एंगल का, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर का, कितना बड़ा मुझे दिखाई देगा। बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? ये बात दिमाग में बैठ रही है तो यस करिए, ये बात दिमाग में बैठ रही है तो यस करिए। सही है, डन, क्लियर। चलो अब बात करते हैं पहला इंस्ट्रूमेंट की जिसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, इसमें केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने घरों में देखा होगा, दादाजी के पास होगा, ये सिंपल सिंपल इस तरह का लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, जो अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। हम घड़ी की दुकान पे जाते हैं, रिपेयरिंग वाली शॉप पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो घड़ी के सेल बदलता है या घड़ी को रिपेयर करता है, तो घड़ी के अंदर के नट बोल्ट बहुत छोटे हैं, वो अपनी आंख पर एक सिंपल माइक्रोस्कोप इस वाले कॉन्वेक्स लेंस को ही लगाता है, जिससे चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है और कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, देखिए। वैसे तो लेंस में अब मैं आपको पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा, पर आपको थोड़ा याद है तो अच्छी बात है, 10th क्लास से ही काम चल जाता है वैसे तो। ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, पुरानी बातें याद करिए 10th बोर्ड 12th बोर्ड के लिए, तो इसका अगर आप डायग्राम बनाते थे आपको याद हो, सेंटर वाली तो सीधी निकलेगी, ये इधर आएगी, ये इसको ऐसे कन्वर्ज करेगा, पर ये फैल रही है तो आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो अब हम क्या करें, इसको पीछे बढ़ा दें, ये हमने इसको पीछे बढ़ा दिया, तो ये इसकी बन गई इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये U कहलाता है, इमेज की दूरी V कहलाती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज के बारे में अगर आप बात करें तो इमेज कैसी है, एनलार्ज है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और सेम साइड पर है। ये सेम साइड पर है, ये क्या नाटक है, जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। आप इस डायग्राम को देखिए, अक्षर भी पीछे हैं, इमेज भी पीछे है और अक्षर बड़े हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चित्रांगना, स्पेक्स बेटा अलग तरह से काम करते हैं। स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, क्योंकि मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है। चित्रांगना वो चीज अलग है, आगे जाके भविष्य में आएगा। अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट रखने की भी एक खास जगह है, हर जगह नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट रखने की भी एक फिक्स जगह है, कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए बताइए, फोकस और
सी के बीच में। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? अब ये तो 10th क्लास में भी था, पर लड़ाई इस बात की है कि सर विजुअल एंगल कैसे बढ़ गया, क्योंकि विजुअल एंगल कैसे बढ़ गया। अब धीरे धीरे बेसिक से समझते हैं। देखिए, फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, फॉर्मूला तो आपको लास्ट ईयर भी याद है, अभी भी आप मॉड्यूल से देख सकते हैं। बेसिक अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हो गए, आप यकीन मानिए आपका इंस्ट्रूमेंट का एक भी सवाल नहीं अटकेगा। अगर आप फंडामेंटल पर खेलते हैं तो रट्टाबाजी तो ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, पर अच्छे सवाल में आप अटक जाएंगे। आप एक छोटी सी बात बताइए, ये आंख है, इस आंख को क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट, इमेज या दोनों? इस आंख को क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट या इमेज या दोनों? एक एक छोटे छोटे पॉइंट से बात करिए। ऑब्जेक्ट, इमेज या दोनों? मोहम्मद शैन कह रहे हैं दोनों, संजू कुमारी दोनों, परमानंद दोनों। गलत गलत गलत, दोनों नहीं, इसको केवल इमेज दिखेगी, केवल इमेज। कारण समझिए, कारण समझिए, क्योंकि इसके पास आ रही हैं रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज, जो बच्चे दोनों बोल रहे हैं वो थोड़ा सोचो ना, क्या इस आदमी को छोटे और बड़े अक्षर दोनों दिखाई दे रहे हैं क्या? छोटे और बड़े दोनों दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, केवल बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इस वाली बाउंड्री में देख लीजिए, केवल इसको बड़े अक्षर ही दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा लॉजिकली चलिए, प्रैक्टिकली चलिए, फीलिंग के साथ चलिए। केवल उसको इमेज दिखाई दे रही है, बिल्कुल कारण है, क्योंकि आंख पे जा रही है रिफ्रैक्टेड रेज, और ये रिफ्रैक्टेड रेज इसको यहां से आती हुई दिखाई देंगी। इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल वैसी बात है, यही तो ऑप्टिकल इल्यूजन है। याद करिए 10th क्लास में वो वाला सवाल, पॉन्ड के अंदर कॉइन पड़ा है बॉटम पर, ऊपर से देखने पे कॉइन आपको हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपरेंट डेप्थ। क्या है अपरेंट डेप्थ? क्या ऊपर से दिखने पे आपको दो कॉइन दिखाई देते हैं, एक बॉटम पर एक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ? नहीं, क्योंकि जो रेज आ रही है वो पानी से फिर हवा में जाएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद आपकी आंखों में आ रही है, आपको कॉइन की इमेज दिखाई देगी और आपको लगेगा कॉइन कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। वही तो अपरेंट डेप्थ है, वही तो ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि आंख में रिफ्रैक्टेड आईज जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे जाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। बताइए बताइए, क्या ये क्लियर है क्या? तो मुझे ये बात तो क्लियर हो गई, मुझे इमेज दिखाई दे रही है। पर सर लड़ाई अभी भी इस बात की है कि विजुअल एंगल कैसे बढ़ गया, वो आप बताइए, उसका डिस्कशन करिए। वो मैं आपको बताता हूं विजुअल एंगल कैसे बढ़ा, देखना आपको मजा आएगा। अगर हमने पहले बात तो इंस्ट्रूमेंट को उठा के साइड में रख दिया, विदाउट इंस्ट्रूमेंट मैं कितना विजुअल एंगल बना सकता था, पहले मैंने वो देख लिया। तो मुझे पता है मैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट 25 सेंटीमीटर पर रख सकता था, और ये मेरी आंख पर एंगल बन रहा था। मैंने माइक्रोस्कोप को उठा के साइड में रख दिया कि कौन पैसे खर्च करे, मैं मच्छर को अपनी आंखों से ही देख लूंगा, कॉकरोच की संरचना, कॉकरोच का स्ट्रक्चर मैं अपनी आंखों से ही पढ़ लूंगा। पर फिर आपने हार मान ली कि 25 सेंटीमीटर से पास लाने पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया। अब आप देखना, बहुत लॉजिकल, यही पूरी विज्ञान छिपी हुई है। बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 बार 3 बार। ये था ऑब्जेक्ट जिसको आपको देखना था, आपको नहीं दिखाई दिया, आप इसको पास ले आए, 25 सेंटीमीटर तक ले आए, फिर भी आपको नहीं दिखाई दिया। अब आपने क्या किया, बीच में रख दिया माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप रखने से अब इसकी इमेज बनेगी बड़ी, पीछे बनेगी, और आपको केवल इमेज दिखाई देगी। क्या ये बात सही है? अब अगला पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को पास ले आए, इस ऑब्जेक्ट को पास ले आए। आप कहोगे सर कैसे पास ले आओगे, 25 सेंटीमीटर से पास आने दिखता ही नहीं है।
भाई मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मुझे वैसे भी नहीं दिख रहा था। ऑब्जेक्ट को पास लेने से आशीष सर फायदा क्या हुआ? ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। ऑब्जेक्ट को आप पास ला रहे थे, इमेज भी पास आएगी। और जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट को आप पास ले आए, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक ले आए, क्या होगा? इमेज भी पास आएगी, और इमेज बड़ी है। पास लाते लाते कितना पास ले आ सकते हैं? अधिक से अधिक आप फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हैं, इससे पास तो ला नहीं पाएंगे। अब आप बताइए, अब आप बताइए, पहले भी 25 सेंटीमीटर पे थे, अब भी आपकी फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर है, पर अब एंगल जो बन रहा है वो क्या है बताइए? वो पहले की तुलना में बड़ा है या छोटा है? पहले की तुलना में बड़ा है या छोटा है? वो बताइए, वो बताइए, बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, वो मिट गया पूरा स्क्रीन का, कोई दिक्कत नहीं है, और आप समझ सकते हैं कितना लॉजिकल है। आप देखिए, आपने क्या किया, अगर विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप 25 से पास लाते ना, तो क्लियरिटी प्रॉब्लम आ जाती। लेंस रखकर तो आप ऑब्जेक्ट को पास ला सकते हो, लेंस रख के जब आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज पास आएगी। सर पास आने से क्या फायदा? अरे आपको तो पता है, पास आने पर विजुअल एंगल बढ़ता है। अधिकतम से अधिकतम कितना पास ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास आने पे क्लियरिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑब्जेक्ट अब तो 3 या 4 पर ही है, पर आपको ऑब्जेक्ट से मतलब क्या? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे क्या फायदा? 25 सेंटीमीटर पर इमेज आपको दिखाई दे रही है। क्या ये बात क्लियर है क्या? देखिए, फॉर्मूला सब अलग है, बेसिक फंडा आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक फंडा अगर आपको फील आ गई ना, तो आपको मजा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब मुझे बताइए, मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाय अल्फा। अब मुझे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो बीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। सोच के बताइए, बीटा बोले तो इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल, बीटा मैक्सिमम कब होता है? कहीं रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बताइए। मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बनेगा? जब फाइनल इमेज पास होगी या दूर होगी? खुद बताइए। जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर होगी बच्चों, उस समय बीटा मैक्सिमम होगा, और उस समय मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी। अब ये क्या, बच्चे रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, कभी कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। आप खुद 10 सेकंड तसल्ली से सोचिए ना। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम चाहिए, बीटा बाय अल्फा होता है, अल्फा तो फिक्स है। अब खेल है बीटा का, मुझे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, मतलब बीटा ज्यादा चाहिए। बीटा कौन है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल अधिकतम कब होता है? जब सबसे पास हो। सबसे पास इमेज कब हो सकती है? 25 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट कहीं भी, उससे क्या मतलब? ऑब्जेक्ट तो 4 या 5 पर आएगा, 3 पर आएगा, 2 पर आएगा, क्योंकि मुझे तो लेंस रखने के बाद ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो इमेज ही दिखाई दे रही है। वो चित्र देखिए ना, ये चित्र देखिए, इसमें आपको तो केवल इमेज दिखाई दे रही है। आपको तो इमेज को 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हो आप। क्या ये बात क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो पूछिए, डन है तो डन करिए कि हाँ सर मजा आ गया, यस सर यही कॉन्सेप्ट है। आपने बच्चों विजुअल एंगल को बढ़ा लिया, विजुअल एंगल बढ़ा लिया तो आई का परसेप्शन हो जाएगा कि हाँ मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। खत्म। और अब जरा सोचिए, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? जब बीटा कम होगा। बीटा कब कम होगा? जब फाइनल इमेज बहुत दूर होगी। बहुत दूर का मतलब, बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट पर होगी। खत्म। अब आप डिराइव करके देख लीजिए, वो तो 12th क्लास के लिए पूरा डेरिवेशन है, आवश्यकता नहीं होती। आप बीटा निकाल लीजिए छोटे ट्राइंगल से, बड़े ट्राइंगल से निकालिए, वो सेम ही बीटा आएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल है। अल्फा आप यहां से निकाल सकते हैं, दोनों को पुट कर दीजिए, साइन कन्वेंशन पीछे की तरफ जा रहे हैं तो यू और डी नेगेटिव आएगा। परपेंडिकुलर अपन बेस लगा लीजिए, एंगल बहुत छोटे हैं। तो ये आएगी मैग्नीफाइंग पावर डी बाय यू। ये आएगी मैग्नीफाइंग पावर डी बाय यू।
सही बात है, कोई डाउट इसमें बता दीजिए। क्लियर? चलिए, तो मैग्नीफाइंग पावर आपने डी बाई यू याद कर ली। अब आप जरा सोचिए, फाइनल इमेज की दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर फाइनल इमेज कहाँ बने, इनफाइनाइट पर, इक्वेशन बना लीजिए 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/f, v इनफाइनाइट, u माइनस u। पूछो माइनस u क्यों, पूछो माइनस u क्यों? क्यों? क्योंकि आप u नापने के लिए कहाँ जा रहे हो, पीछे की तरफ। लाइट कहाँ जा रही है, आगे। लाइट से अपोजिट जाएंगे तो माइनस आएगा, इक्वल टू 1/f। तो ये प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, d से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो d बाई यू इक्वल टू d बाई एफ। d बाई यू कौन, m। तो ये d बाई एफ आ गई। कब, जब फाइनल इमेज कहाँ हो, इन्फिनिटी पे। सोच के बताइए, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? खुद सोचिए, रटिए मत, खुद सोचिए, रटिए मत, खुद सोचिए, ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? बहुत तसल्ली से सोचिए, सिस्टमेटिक। आशीष सर, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, फाइनल इमेज बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इसके द्वारा आंख में बनाया गया विजुअल एंगल बहुत छोटा होगा, बीटा बहुत छोटा होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर भी मिनिमम होगी। सही। मैक्सिमम बताइए, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको d बोल दो। ये भी माइनस में आएगा, पीछे ही बन रही थी, ऑब्जेक्ट भी पीछे था, माइनस। कोई नहीं कहता आपको डेरिवेशन के लिए, बस हाँ ठीक है, याद होना चाहिए, डी बाई यू को एम बोल दिया। इसे बोलेंगे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। कब आएगी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग, आप खुद बताइए, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, 25 में। बताइए, क्लियर है कुछ? क्लियर है, क्लियरिटी आ रही है, समझ आ रही है बात? डन है, डन है, ठीक है। चलिए 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं आज का, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आंख पढ़ी, आंख के बारे में एक जनरल बात सोची कि आंख का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, नियर पॉइंट 25 होता है। जब फार पॉइंट से नियर पॉइंट के बीच में चलते हैं तो सिलेरी मसल्स को कष्ट होता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो इस प्रकार मेहनत करती हैं कि उनकी लेंस की फोकल लेंथ को चेंज किया सके, फाइनल इमेज रेटिना पे बने, ताकि हमारा दिमाग उसको स्पष्ट पढ़ सके। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास ले जाओगे तो ऑक्सिलरी मसल्स हेल्पलेस हो जाएंगी, अब इमेज स्पष्ट रेटिना पे नहीं बनेगी, हमें इमेज फटी हुई ब्लड समझ में आएगी। तो हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट इनफाइनाइट है, एक स्वस्थ नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। फिर हमने बात करी विजुअल एंगल की, कि विजुअल एंगल क्या होता है, इसलिए हमने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया जो आप बार बार समझ सकते हैं, कि अगर आप एक मार्कर को दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, बहुत दूर ले जाते हैं, बहुत दूर ले जाने पर आपको मार्कर छोटा दिखाई देता है, पर जैसे जैसे पास आते हैं तो मार्कर बड़ा दिखाई देता है। पर मार्कर के साइज को तो आपने चेंज ही नहीं करा, तो हुआ क्या, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ता है। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा, हमारी आई का परसेप्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, हमें वो बड़ा फील होगा। क्या ये बात ठीक है? फिर हम अधिक से अधिक विजुअल एंगल कब बना सकते थे, जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रखा, हमें इस पेन पे लिखा हुआ अक्षर समझ में नहीं आ रहा,
तुम्हारी पहली सोच होती है पेन को पास लाके देखें, शायद अब समझ में आ जाए। तो अब समझ में आ जाए क्यों? क्योंकि अब उस पेन पर लिखे गए अक्षरों द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ जाता है, हम उसको बड़ा महसूस करके पढ़ लेते हैं। परंतु अब मैंने एक मच्छर को 25 सेंटीमीटर रखा, उसके बाद भी मच्छर की संरचना को, मच्छर के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ पा रहा। मतलब अब मुझे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार अगर कान कमजोर हो जाते हैं तो आपको कान की मशीन लगानी पड़ती है, चश्मा लगाना पड़ता है। 25 सेंटीमीटर पर रखने के बावजूद भी आप उस मच्छर को नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब अब आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि इंस्ट्रूमेंट करते क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट करते क्या हैं? तो इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंट विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं, विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं, विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं। क्लियर है क्या बात? फिर हमने बात करी सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बात करी। सिंपल माइक्रोस्कोप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी काम आएगा, टेलीस्कोप में भी काम आएगा। इसकी मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला d/u होता है। अगर हम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? जब ऑब्जेक्ट, जहां फाइनल इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। कितनी होगी? d/f। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? जब इमेज कहां बनेगी? 25 सेंटीमीटर पर। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है? समझ में आई? आज का लेक्चर ठीक रहा? इंस्ट्रूमेंट बहुत जबरदस्त है, हमने जानबूझकर इंस्ट्रूमेंट को पहले लिया है, क्योंकि हम मिरर पढ़ते, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, वो सब आपको काफी काफी थोड़ा थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स के क्लियर हैं। तो हम चाहते हैं पहले आपका जो डर वाला हिस्सा है, लेंस वाला हिस्सा और फिर इंस्ट्रूमेंट वाला हिस्सा, ये पहले पढ़े। ठीक है, चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। हैंडआउट मैं भी उस पर डाल दूंगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए कभी भी क्लास के बाद। इसमें आगे के न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे। आप अगर न्यूमेरिकल कर सकें, समय है, तो आप न्यूमेरिकल पढ़कर आइए, देख कर आइए, उससे आपको फायदा मिलेगा। वो लिंक एक्टिव रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करते रहिएगा। ऐसे में मैं हैंडआउट भेज देता हूँ। एक बार देखिए उस फोल्डर के अंदर आ गया है क्या? इंग्लिश वाले के अंदर आ गया है क्या? एक बार चेक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। इंग्लिश वाले के अंदर आ गया है क्या? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे मैंने नॉर्मल भी भेज दिया है, पर नॉर्मल क्या कभी कभार जाता नहीं है, क्योंकि फाइल कभी बड़ी हो जाती है तो सेंड नहीं होता। अभी तो वैसे मैं नॉर्मल भेज रहा हूँ, पर आपको ड्राइव की लिंक पर तो हमेशा मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।